गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग, जैसा कि जानते हैं आप लोग, ये अपना फाइनल लेक्चर रहेगा सिलेबस का। ये चैप्टर जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लीजिए। द नेम ऑफ द चैप्टर इज कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। सर अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फाइनेंशियल अकाउंट्स पढ़ रहे थे क्या? नहीं, इस चैप्टर का नाम है सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, इसका फाइनेंशियल ऐसा नहीं है कि अभी तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोग जो भी पढ़े हैं पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग ही था। ठीक है, एवरीथिंग इज ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटिंग पार्ट, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हम लोग अकाउंट्स वाले सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सर इस चैप्टर का अलग से क्या मतलब क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्यों इस चैप्टर को बनाया जाता है? तो सबसे पहले हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, फिर इसमें कितने टाइप्स ऑफ सम्स आते हैं या आ सकते हैं एग्जाम में, उसके बारे में बात करेंगे और अपना प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो छोटा सा बात समझो कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का जो नाम पड़ा वो क्यों पड़ा। दो टाइप के अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में कैसे होता है? डबल एंट्री बुक कीपिंग। यहाँ पे दो तरीके का सुझाया गया है, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में तो हम लोग क्या सीख रहे हैं सर? हम लोग सीख रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में दो टाइप की चीज सिखाई जाएंगे हमें। एक नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम्स, आप लोग भी इसको ड्रॉ करते जाना, इसके नीचे कुछ लिखाएंगे भी अभी, और एक इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम्स। तो सर ये दो प्रकार के अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं हमारे पूरे सिलेबस में, नॉन इंटीग्रेटेड एंड इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। एग्जाम में कौन सा आता है सर सबसे ज़्यादा? एग्जाम में सर सबसे ज़्यादा ये आता है, और कभी कभी ये, जनरली ये नहीं आता है बट कभी कभी आता है। ठीक है, बड़ा सम्स होता है उसका। तो सबसे पहले यहाँ पे एरो दे के लिखो कि नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम होता क्या है। ठीक है, अच्छा पहले ये बताओ तो मेरे को, इंटीग्रेट किसके साथ करेंगे? इस दुनिया में कितने अकाउंटिंग सिस्टम है? एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, राइट? टोटल टाइप्स कितने हैं? टाइप्स में तो दो ही आते हैं ना, एक आ गए कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम और एक हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। ये हम लोग का कॉस्ट का सब्जेक्ट हो गया, ये हम लोग का अकाउंट्स का सब्जेक्ट हो गया। दोनों में हम लोग को आता है बनाना। ठीक है, कैसे बनाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम? सर नहीं सर, हम लोग को फाइनल अकाउंट्स वाला आता है जो हम लोग बनाते आए हैं, कॉस्ट वाला हमको नहीं आता है। तो देखो जितना भी आप लेजर्स बनाए हो, कॉस्ट शीट वगैरह, ये सारा चीज़ तो आता है ना आपको, बस उतना अगर आपको आता है तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक, अब इंटीग्रेशन या नॉन इंटीग्रेशन किस में रहेगा? इन दोनों ही अकाउंट्स में रहेगा। जब आप कॉस्ट प्लस फाइनेंस, मतलब अकाउंट्स वाला जो हम लोग का रहता है, ठीक है, फाइनेंस को जब ऐड करके बनाओगे, मतलब सेम सेट ऑफ बुक्स बनाओगे, तो आप उसको क्या बोलोगे? इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। एंड जब आप दोनों को अलग अलग बनाओगे, कॉस्ट रिकॉर्ड्स अलग बनाया और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अलग बनाया, ठीक है, जर्नल, पीएल, बैलेंस शीट सब अलग बनाया, और कॉस्ट का जो भी कॉस्ट शीट वगैरह सब कुछ है वो अलग बनाया, तो क्या होगा? तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, इस चैप्टर में एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है जिसको हम बोलते हैं रिकॉन्सिलेशन, और सबसे ज्यादा एग्जाम में आपके वही आता है। रिकॉन्सिलेशन बोले तो, रिकॉन्सिलेशन मतलब कॉस्ट में एक बैलेंस है, राइट? एक कोई भी पीएल का प्रॉफिट का फिगर होगा, जैसे बीआरएस होता था ना, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, उसमें क्या होता था? एक कैश बुक दिया हुआ रहता था, एक पासबुक दिया रहता था। बिल्कुल उसी तरह आपको वहां क्या करना होता था? कैश बुक से पासबुक को रिकॉन्साइल या फिर पासबुक से कैश बुक को रिकॉन्साइल। यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह दिया हुआ रहेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग का बैलेंस दिया हुआ रहेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बैलेंस दिया हुआ रहेगा, और कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हुए रहेंगे बीच में। आपको क्या कर रहे हैं? उन दोनों को रिकॉन्साइल करना है और वो मैच करना चाहिए, यही पर्पस रहता है उसमें। ठीक है, रिकॉन्सिलेशन में यही टॉपिक होता है। सबसे पहले तो कुछ नोट्स लिख लो। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में एरो देके यहाँ लिखना शुरू करेंगे। लिखो, इफ द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल सिस्टम, यहां से लिखना शुरू करेगा। ठीक है, इफ द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इफ द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस
are kept separately. Cost and financial transactions are kept separately. Then the accounting system followed. Then the accounting system followed is known as non-integrated accounting system. Is known as non-integrated accounting system. ठीक है, सिंपल सा बात है. जब हम लोग कॉस्ट के ट्रांजैक्शंस और फाइनेंशियल्स के ट्रांजैक्शंस अलग अलग से मेंटेन करते हैं, तो हम लोग ये रिकॉर्ड करते हैं, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, नॉन इंटीग्रेटेड. अब इंटीग्रेटेड तो आपको समझ में आ गया होगा जब सेम सेट ऑफ बुक्स में मेंटेन करेंगे. लिखो यहाँ पे एरो देके फिर भी लिखा देते हैं, कहीं क्वेश्चन आ गया थ्योरेटिकल तो. इसमें क्या होता है ना, ज़्यादा चांसेस क्या रहता है, एक 6 मार्क्स का सम्स दे दिया आपको रिकन्सिलेशन वाला और एक 4 मार्क का थ्योरी दे दिया नॉन इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड के बारे में लिखने को. लिखो, इफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मतलब साथ में बनाना, ठीक है. इफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स आर इंटीग्रेटेड, then the accounting system followed is known as integrated accounting system. Is known as integrated accounting system. इसका दूसरा नाम क्या होता है, इंटीग्रल अकाउंटिंग. ठीक है, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम का और एक नाम होता है इंटीग्रल अकाउंटिंग. ठीक है, तो थ्योरेटिकल बात समझ में आया. अब आते हैं कि सम्स वाले बात पे. सम्स वाले बात में इसमें क्या क्या सम्स टाइप्स आते हैं और हम लोग को तीनों चारों टाइप ही करना है. ठीक है, टाइप्स ऑफ सम्स, कितने टाइप्स के सम्स आते हैं इसमें. ठीक है, पहला जो होता है वो हो गया सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ आपको, रिकॉन्सिलेशन. ठीक है, सब चैप्टर के एंड में देगा ये आपको लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको इसको सबसे पहले लिखाता हूँ. तो ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा रिकॉन्सिलेशन. मेरा जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेरा जर्नल्स. ठीक है, जर्नल एंट्री आपको पास करने बोलता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको फाइनेंस अकाउंट से एंट्रीज तो आते हैं. जैसे सपोज मैं आपको बोला कि मटेरियल परचेज्ड इन कैश, तो आप क्या लिखोगे एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. बट कॉस्ट अकाउंट्स में आप ऐसा नहीं कर सकते. ठीक है, कॉस्ट अकाउंट्स में आप क्या एंट्री करोगे, आपको वो यहाँ पे सिखाया जाएगा. थर्ड लिखेंगे. थर्ड का नाम क्या दे सकते हैं हम लोग, ऐसा कर लो, इसका नाम दे दो, क्या नाम क्या दे इसको, तो मतलब एक्चुअली बहुत सारा लेजर बनाया जाता है. सो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम का है, लेकिन नाम क्या दे. लिखो कॉस्ट लेजर्स. कॉस्ट लेजर्स. तो यहाँ पे जो जर्नल्स है ये भी किसके हैं, कॉस्टिंग के हैं. ठीक है, हम लोग जर्नल सीख के आए हैं आज तक कहाँ पे, अकाउंट्स में. हम लोग लेजर कहाँ सीख के आए हैं, अकाउंट्स में. अब हम लोग को क्या बोल रहा है, लेजर बना के दीजिए कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में, लेजर बना के दीजिए कॉस्टिंग में. ठीक है, और जो सब कुछ बन जाए जब कॉस्ट का बुक्स, तो जो फाइनेंशियल का बुक्स गिवन है उसके साथ ना मेरे को रिकनसाइल करके दीजिए. रिकनसाइल मतलब दोनों अकाउंट्स क्या होना चाहिए, मैच कर जाना चाहिए. ठीक है, जो भी बीच में ट्रांजैक्शन होगा उसका एडजस्टमेंट कर लीजिएगा. तो पहले यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, फटाफट कॉपी.
हो गया कॉपी। चलिए अब हम लोग रिकन्सिलेशन टॉपिक इससे शुरू करेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये एग्जाम में आपका सबसे ज़्यादा आता है, तो हम लोग इसी टॉपिक से शुरू करेंगे। पहले इसके कुछ सम्स करेंगे, फिर हम लोग थोड़ा जर्नल कर लेंगे, एंड लास्ट टॉपिक विल बी सबसे बड़ा ये है, ठीक है, मोस्ट लेंदी, ठीक है, ये है सबसे मोस्ट लेंदी। मतलब अगर आपको एग्जाम में 10 मार्क्स का सम दे देता है तो पक्का वो कॉस्ट लेजर से ही देगा, रिकन्सिलेशन से देने का चांसेस कम हो जाता है, जर्नल से देने का चांसेस कम हो जाता है। लेकिन एग्ज़ाम में अपीयर कौन सा ज़्यादा करता है, ये 80% चांसेस है अपीयरिंग का, और ये 20% चांसेस है। बट मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा कि ये नहीं आएगा या वो नहीं आएगा, आपको तीनों मैं प्रिपेयर कराऊँगा, आपको तीनों पढ़ के जाना है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। अच्छा ये डेट 17 जुलाई दिखा रहा था, हाँ इसको काट देना, ये सर सिस्टम है, हम लोग 26 जुलाई को क्लास से पढ़ कर, ये देखो 26 जुलाई। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएंगे सब लोग और 1 को पढ़ेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 39। इस बार ना पीडीएफ का सेमेस्टर 3 में आंसर भी हम बहुत क्लोजली ओवरव्यू करके बना रहे हैं। सेमेस्टर 2 में तो इतना आंसर गलती भरा था ये लोग कि क्या बोलो। तुम लोग में सेमेस्टर में गलत आंसर है, ये सेमेस्टर 4 में नहीं, तुम लोग में ही शायद ज़्यादा है। बाप रे बाप, थक जाता है हम आधा टाइम तो क्वेश्चन करेक्ट करते करते, मतलब आंसर करेक्ट करते करते। कोई बात नहीं, इस बार सेमेस्टर 3 का पूरा अच्छा से हम बनवा रहे पीडीएफ, जहाँ तक है सारा आंसर ऑलमोस्ट राइट हो जाए, मेरे ओवरव्यू में ही बन रहा है। पढ़ा क्वेश्चन को, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डेटा प्रिपेयर अ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट टू फाइंड प्रॉफिट एंड फाइनेंस, प्रॉफिट एंड एज पर होगा वो, एंड पर नहीं, ठीक है, एंड काट दो, टू फाइंड प्रॉफिट एंड काट दो, प्रॉफिट के बाद जो एंड है उसको काट दीजिए और लिखिए एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, टू फाइंड द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। अब लाइन को बहुत बारीकी से पढ़ना, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन बोलता है कि जो डेटा दिया हुआ है इसमें से आपको क्या करना है, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है सर, ओके। और टू फाइंड प्रॉफिट, कहाँ का प्रॉफिट चाहिए उसे फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट चाहिए। तो इससे एक बात समझ में आता है मेरे को कि क्वेश्चन में 2 चीज़ होता है, जैसे उसमें पासबुक कैशबुक होता था, तो इसमें क्या है, इसमें सर 2 चीज़ है, FA और CA, फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स। या तो हम यहाँ से यहाँ जाएंगे मैच कराने, या तो हम यहाँ से यहाँ आएंगे मैच कराने, यही 2 रास्ते मेरे पास बचे हुए हैं। हम लोग एक अपना बेसिस फिक्स कर लेते हैं कि हम लोग 10 में से 10 बार क्या करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग से शुरू करेंगे, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से शुरू करेंगे। जैसे उसमें होता था ना बैलेंस एज पर कैश बुक, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से शुरू करेंगे और ख़त्म करेंगे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। मैक्सिमम सम्स में यही मांगता है, बट स्टिल अगर कभी उल्टा भी करना पड़ा तो हम लोग उसके लिए भी प्रिपेयर रहेंगे। तो पूरा लॉजिक से पढ़ेंगे कि कैसे होता है नहीं होता है, उसके बाद जाके हम लोग सम्स में अप्रोच करेंगे। अब एक एक एंट्रीज मैं लूँगा और उसके पीछे आपको लॉजिक दूंगा, तो आपको क्या होगा ना, मोटा मोटी ओवरव्यू एक आने लगेगा कि हम लोग करना क्या है, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कन्फ्यूजिंग वाला टॉपिक सबसे पहले उठा के इसे एंड करूँ, ताकि आपको स्ट्रॉन्ग बेस बन जाए। चलो हमको क्या बनाने बोला है, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, तो हम लोग ऊपर में सबसे पहले वही लिखेंगे, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट टू फाइंड, क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है एज पर, जो क्वेश्चन में लिखा है मैं एज इट इज कॉपी कर दे रहा हूँ, एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। फाइनेंशियल अकाउंट मतलब बेसिकली हमको कॉस्ट अकाउंट्स का डेटा दिया हुआ है, वहाँ से हमको मूव करना है टूवर्ड्स दी फाइनेंशियल अकाउंट्स। चलिए पर्टिकुलर्स एंड 2 कॉलम बना के रेडी करिए। पर्टिकुलर्स रुपीज़, ये मैंने 2 कॉलम रेडी किया। सबसे पहला फिगर देखो जाके क्या लिखा है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स 2,50,000। मिला सबको या नहीं मिला, हाँ या ना में जवाब दीजिए। और ये वाला पार्ट खुद से लिख के दीजिए, क्योंकि मेरे को पता है सबको BRS का इतना पार्ट तो याद होगा, सबसे पहला वाला वर्ड, और इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, राइट। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, तो हम लोग क्या बोले थे पहले भी कि हम लोग 10 में से 9 बार यहीं से शुरू करेंगे, राइट।
तो हम लोग यहीं से शुरू कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंट से ही, और इसको खत्म करेंगे कहाँ पे, फाइनेंशियल अकाउंट्स में। इसका प्रॉफिट दिया हुआ है सर 2.5 लाख, 2,50,000। अब शुरू करते हैं हम लोग आगे, एक एक करके एडजस्टमेंट्स उठाना है, उसका लॉजिक पढ़ेंगे एक पेज में, और एक पेज में उसका सम्स बनाएंगे। जैसे ये वाला पेज हम लोग का सम्स का रह जाएगा, और हम लोग इसका लॉजिक नीचे ही बना लेते हैं, ठीक है, इसका लॉजिक नीचे ही बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 कॉलम्स रहता था हम लोग का, जैसे उसमें भी, यहाँ पे भी हम उसी तरह करा रहे हैं, उसी फॉर्मेट में, ताकि आपको सेम फॉर्मेट याद रहे। ऐड लेस, टोटल देखो 5 ट्रांजैक्शन है ना, 1 2 3 4 5, तो मैंने 3 लाइन ऊपर के लिए छोड़ दिया और 3 लाइन नीचे के लिए, ठीक है। चलो शुरू किया जाए। देखो सबसे पहला आइटम क्या लिखा हुआ है, वर्क्स ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब्ड। बहुत ध्यान से समझना, एब्जॉर्ब्ड जो वर्ड है ये कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए यूज किया जाता है। आज तक हम लोग कभी भी फाइनेंशियल अकाउंट जब हम लोग पढ़ते थे अपना अकाउंट सिलेबस में, तो कभी भी एब्जॉर्ब्ड वर्ड नहीं पढ़ते थे, ठीक है। ओवर एब्जॉर्ब्ड, अंडर एब्जॉर्ब्ड, ये सब नहीं पढ़ते थे। क्या होता था वहाँ पे, इनकर्ड, एक्सपेंस इनकर्ड, या फिर पेड इन कैश, ऐसा ऐसा वर्ड होता था। तो ये जो वर्ड्स हैं, ओवर एब्जॉर्ब्ड, अंडर एब्जॉर्ब्ड, ये सब क्या चीज़ के लिए रहेंगे, कॉस्ट अकाउंट्स के लिए। तो ये बोल रहा है सम्स, क्या सुनो, वर्क्स ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब्ड। ओवर एब्जॉर्ब्ड मतलब हम लोग कॉस्टिंग के पीएल में ज़्यादा डेबिट कर दिए थे, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉस्टिंग के पीएल पे मैं यहाँ एक बना रहा हूँ कॉस्टिंग पीएल, और मैं यहाँ एक बना रहा हूँ फाइनेंशियल पीएल। अच्छा, ये फाइनेंशियल पीएल कौन सा हुआ बोल दो, जो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट्स बनाता था अपना, सिर्फ वही वाला, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, पेशेंटली, एकदम हड़बड़ाएगा नहीं, थोड़ा इजली समझ में आने लगेगा, तो हड़बड़ाना मत शुरू करना। जैसे बता रहा हूँ चुपचाप वैसे देखो। हम लोग का यहाँ पे क्या होता था, ग्रॉस प्रॉफिट, यस और नो, ग्रॉस प्रॉफिट, अरे पहले सारा लिखते थे और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आता था, फिर यहाँ पे बहुत सारा एक्सपेंसेस लिखते थे, और फिर जो बैलेंसिंग फिगर आता था वो टू नेट प्रॉफिट। सेम चीज़ मैं बोल रहा हूँ फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए, टू नेट प्रॉफिट। यहां तक विजुअलाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, सोचो। ट्रेडिंग पीएल दोनों बनाते थे ना, मैंने सिर्फ पीएल वाला बनाया है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन कर दिया, ठीक, ताकि आपको शॉर्ट हो और काम समझ में आए। यहां तक बात समझ में आया कि मेरा यहाँ पे एक नेट प्रॉफिट आ जाता था सर। अब हमको कौन सा नेट प्रॉफिट दिया हुआ है सर, ये देख के बताइए आप। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, सर हमको क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। मतलब मेरे को ये जो है ना, ये 2.5 लाख वाला फिगर, ये फिगर है, पिक्चराइज करो। मेरे को क्या है, ये 2.5 लाख वाला फिगर, ये वाला फिगर, एकदम पिक्चर बनाओ, ठीक है। 2.5 लाख वाला फिगर मेरा फाइनल नेट प्रॉफिट वाला फिगर है। मेरे को क्या बोल रहा है, वर्क्स ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब्ड, मतलब यहाँ पे ना कितने से ओवर एब्जॉर्ब्ड है, देखो 20,000 रुपए से। बोलते यहाँ पे 20,000 का जो खर्चा है ना, ज्यादा हो गया, ज्यादा मैंने एब्जॉर्ब किया क्लाइंट से, ज्यादा लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब होता है सर, इसका ये मतलब होता है कि प्रॉफिट आपका ज़्यादा कम कर दिया आपने। थोड़ा सा बुद्धि में आराम से लो, प्रॉफिट आपने ज़्यादा कम कर दिया। बोलो क्यों, डेबिट साइड में, दिस इज द डेबिट साइड यहाँ पे, और दिस इज द क्रेडिट साइड। यहाँ पे आप जितना भी ज़्यादा खर्चा लिखते जाओगे, आपका क्या होगा, बोलो। जितना सर हम यहाँ ज़्यादा खर्चा लिखेंगे, उतना मेरा क्या होगा, प्रॉफिट कम होता जाएगा, राइट। तो यानी रियल सेंस में क्या होना चाहिए, प्रॉफिट बढ़ा हुआ होना चाहिए। तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ होना चाहिए, इसका मतलब क्या, हम लोग को ऐड कर देना चाहिए इस प्रॉफिट पे 2.5 लाख पे। हम लोगों को क्या लिखना चाहिए इधर, वर्क्स ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब्ड। बात क्लियर पूरा कि कैसे हुआ, कितने से ओवर एब्जॉर्ब्ड है सर, ये 20,000 रुपए से। चलो, मतलब अगर हमको फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट तक पहुंचना है, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड। क्यों ऐड कर रहे हैं सर, क्योंकि सर ये एक्स्ट्रा खर्चा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए, इस खर्चा को ऐड बैक कर देना चाहिए, जिससे हमारा प्रॉफिट नॉर्मल हो जाए, ठीक है। चलो
ठीक है, क्लियर। अभी देखो ओवर एब्जॉर्ब को मैंने आपको एक और सिंपल टर्म्स में बताता हूँ, ठीक है। हम लोग अभी तक किस टर्म्स में डिस्कस करें, ये हम लोग यहाँ पे क्या है, ओवर एब्जॉर्ब मतलब ज़्यादा खर्चा लिख दिए हैं, ठीक है, ज़्यादा खर्चा लिख दिए हैं। ओवर एब्जॉर्ब्ड का मीनिंग है कि जितना खर्चा हुआ रियल में उससे ज़्यादा खर्चा आपने लिख दिया। आपको नहीं पता था ना पहले कि होने क्या वाला है, तो इसलिए आपने क्या किया, ज़्यादा खर्चा लिख दिया, बट आपका रियल में खर्चा कितना हुआ होगा, समथिंग लेस देन। तो मैं यहाँ पे अगर आपको एक लाइन में ओवर एब्जॉर्ब्ड का मीनिंग लिख दूँ, लिख लो तो हमारा एकदम कॉन्सेप्ट पूरा एकदम बैठ जाएगा। ओवर एब्जॉर्ब, कोई भी एक्सपेंस ओवर एब्जॉर्ब जब होता है, एक्सपेंस का नाम हम ओवरहेड लिख देते हैं, OH, ठीक है। ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब, ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब, ये तो वाइस वर्सा हो जाएगा, स्टिल लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्या बोले तो, एक्सपेंस written more than actually incurred, this will increase the this will increase our profit। अरे सोचो ना, नॉर्मल सा बात कि तुम्हारा असली में ना, तुम सोचा था तुम एक टैक्सी में कहीं जाएगा, ठीक है, तुम सोचा था तुम्हारा ओला उबर के हिसाब से तुम सोचा 100 रुपया लगने वाला है मेरा, ठीक है। तुमको क्या हुआ, उबर नहीं मिला, तुम नॉर्मल येलो टैक्सी ले लिया, तो तुम्हारा क्या हुआ, उसमें भाड़ा कम लगा, 70 रुपया लगा। तो ये क्या हुआ, तुमने पहले से ओवर एब्जॉर्ब कर दिया था खर्चा को, बट एक्चुअल सेंस में तुम्हारा कितना लगा, 70 रुपया। तो तुमको सोचो ना, तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा या घट जाएगा, खुद ही सोच के देखो, नॉर्मल प्लेन लैंग्वेज में तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा या घट जाएगा। ऑब्वियसली सर बढ़ जाएगा, मैंने 100 रुपया का खर्चा सोच के रखा था और मेरा एक्चुअल में खर्चा हुआ सर 70 रुपया, तो देयर इज अ सेविंग्स ऑफ 30 रुपीज। तो एनी सेविंग्स इन एक्सपेंसेस इज एन इनकम, एनी सेविंग्स इन एक्सपेंसेस इज एन इनकम। तो हम लोग यहाँ पे भी बिल्कुल कॉस्टिंग में भी सेम चीज कर रहे हैं, बस वर्ड क्या दिया है, ओवर एब्जॉर्ब्ड। अच्छा, अंडर एब्जॉर्ब्ड में वाइस वर्सा मैं लिख देता हूँ, इतना आपको समझ में आता होगा। इस इतने बड़े हो गए, इतना नहीं समझ में आएगा तो कैसे होगा बोलो। मतलब अंडर एब्जॉर्ब मतलब क्या होता है, खर्चा कम लिखा, हुआ ज़्यादा। सोचे थे येलो टैक्सी से जाएंगे, कोई येलो टैक्सी मिला नहीं, लास्ट में उबर ऐप खोल के बुक किए, 70 का 100 लग गया, ठीक है। तो इससे क्या हो जाना चाहिए, प्रॉफिट सर रिड्यूस हो जाना चाहिए। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर पूरा। तो विच इंक्रीजेज आवर प्रॉफिट, इंक्रीजेज आवर प्रॉफिट मतलब ऐड करना है, और उसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज आवर प्रॉफिट मतलब लेस करना है। तो सेकंड आइटम तो खुद से ही कर लोगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड। अच्छा, ये सारा जो कहानी है ये तभी एप्लीकेबल है जब हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट से, कॉस्ट अकाउंट से। जब हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट से करेंगे तो पूरा डेटा रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये इतना तुमको आना चाहिए। तो सर अंडर एब्जॉर्ब्ड में क्या हुआ, सर मैंने ज़्यादा खर्चा कर दिया लेकिन लिखा था कम। मैंने अकाउंट्स में यहाँ मैंने कम लिखा, इस एरिया में मैंने कम लिखा, और मेरा खर्चा पॉकेट से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अंडर एब्जॉर्ब्ड में क्या होगा, मेरे प्रॉफिट घट जाएगी, ठीक है। तो माई प्रॉफिट विल बी रिड्यूस। चलिए लिखते हैं रिड्यूस्ड प्रॉफिट। कितना हो जाएगा रिड्यूस्ड प्रॉफिट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड। $45,000 मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ, ठीक है। 45,000, बहुत सारा आइटम है इसमें। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स। ध्यान से पढ़ना रे, क्या लिखा हुआ है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक किधर होता है बेटा, टू ओपनिंग स्टॉक, राइट। यहाँ पे मैंने कम फिगर लिखा है, कम, इसके वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया होगा या कम गया होगा। सिंपल सा सोच के बताओ, मैं ज़्यादा और डिटेल में नहीं जाऊँ, मतलब कंफ्यूजन में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं एकदम सिंपल सा सोच के बताना चाहता हूँ कि सर अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 100 था, ठीक है, अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक मैंने कितना से कम लिखा है रे, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट इज ऑफ 15,000, मैंने यहाँ पे 15,000 कम लिखा है, कम। डेबिट साइड क्या होता है, एक्सपेंस का साइड होता है, मैंने यहाँ कम फिगर लिखा है, मैंने 15,000 कम लिखा है। तो इसका मतलब क्या, मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है अभी फिलहाल,
100 में से अगर मैं कम अमाउंट लेस करूंगा तो मेरा प्रॉफिट क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। अगर 100 में से मैं ज़्यादा अमाउंट लेस करूंगा तो मेरा प्रॉफिट क्या आएगा, कम आएगा। इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में क्या बोला है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट। ये जो ओपनिंग स्टॉक है सर ये कम लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रॉफिट मेरा आएगा ज़्यादा। 100 में से मैं जितना कम माइनस करूंगा उतना मेरा नेट प्रॉफिट क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो मेरे को क्या करना चाहिए, इसको नॉर्मल करने के लिए सर नेट प्रॉफिट से घटा देना है। तो यहाँ लिखेंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स। अब तुम बोलोगे सर इतना डिस्कशन करके एग्जाम में लिखेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। ऑब्वियस बात है सर, आपको इतना डिस्कशन नहीं करना है। मैं आपको सिर्फ एक एक ट्रांजैक्शन समझाने के लिए आपके कॉन्सेप्ट माइंड में बैठे, क्योंकि हम आपको अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन लर्न नहीं करा सकते, बट एक कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि क्या हो सकता है हर एक ट्रांजैक्शन के बीच में, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से बुद्धि लगा के करना है, ओके। चलिए, पर देखो ना ईजी है ना। देखो अब स्टॉक का तो सारा झमेला खत्म, अंडर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक का होगा तो क्या होगा, लेस होगा। एक लॉजिक से बात कर लिए, ओवर वैल्यूएशन होता तो ऐड हो जाता। क्लोजिंग स्टॉक के लिए ठीक उल्टा कर देते, सिंपल, यानी 4-5 आइटम एक साथ खत्म हो गया। तो बुद्धि से एकदम शांति से करना। बैड डेट्स रिटन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, बैड डेट्स रिटन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर मतलब सर यहाँ पे आपने लिख दिया, बैड डेट्स किसका आइटम है, फाइनेंशियल अकाउंट का आइटम है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, 2 बैड डेट्स, ठीक है। रिटन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब आपने पीएल में तो लिख दिया, फाइनेंस के अकाउंट में बैड डेट्स लिख दिया, जिससे आपका क्या हो जाना चाहिए, प्रॉफिट कम हो जाना चाहिए, राइट। अरे सोचो ना, बैड डेट हो गया ना, पैसा डूब गया, तो आपका क्या हो जाना चाहिए, प्रॉफिट कम हो जाना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, लेस कर देना चाहिए। लिखिए, बैड डेट्स रिटन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 14,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, वो भी वापस फाइनेंशियल का आइटम है। 2 प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, आपने यहाँ लिख दिया है, तो यानी प्रॉफिट कम हो जाना चाहिए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट कम हो जाना चाहिए। फाइनेंस का आइटम है तो आप प्रॉफिट कम कर दो 10,000 से, काम खत्म हो गया ना सारा आइटम। यस, चलिए जोड़ लेते हैं इसको और आउटर कॉलम में जाके लेस कर देते हैं। 45 प्लस 15, 14, 10, 84,000। सर मेरा यहाँ पे 84,000 आ रहा है माइनस के लिए। इन दोनों को ऐड करके आ रहा है 2,70,000। सबको माइनस करके आ रहा है 270 माइनस 84, 1,86,000। 1,86,000 लिखिएगा इधर क्या, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। कॉपी कर लो आराम से बिंदास, फिर हम लोग नेक्स्ट सम करेंगे। एकदम आराम से कॉपी कर लो। होपफुली ये सबको समझ में आया हो। हाँ, पहली बार हम बहुत ज़्यादा डिटेल में कोई चीज़ को लेके जा रहे हैं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन अराइज होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, इसलिए मैंने इसको एकदम डिटेल में आपको समझाया ताकि पूरा अंदर चला जाए। 1-2 सम और करेंगे तो और अच्छा लगेगा।
रेडी। और एक चीज़ बताना मेरे को, ये जो आपको व्यू है वो लेफ्ट लेआउट कंफर्टेबल होता है या राइट लेआउट कंफर्टेबल है? अभी तक जो भी वीडियोस था वो सारा राइट लेआउट पे आया था, और ये वीडियो जो आ रहा है ये आपका लेफ्ट लेआउट से आ रहा है। तो मेरे को बताना कि पढ़ने में सुविधा किस में होता है। एक साइकोलॉजी का फैक्टर है, तो मैं थोड़ा चेक करना चाहता हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा था कि कुछ चेंजेस आ सकता है, थोड़ा आप लोगों को देख के बताना, ठीक है? सब लोग मेरे को व्हाट्सएप करना जो भी वीडियोस देख लेगा उसके बाद। सिर्फ इतना लिख देना, लेफ्ट लेआउट बेटर है या राइट लेआउट बेटर है, काफ़ी है मेरे लिए। जिसका कॉपी हो गया होगा वो क्वेश्चन 3 को पढ़ेगा अच्छे से। ये सेम रिकंसिलेशन है, क्वेश्चन देने का पैटर्न अलग है, तो हम लोग को वो भी सीखना पड़ेगा कि सर अगर अलग पैटर्न में क्वेश्चन दे दिया तो हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे क्या? नहीं सर, छोड़ना तो है नहीं। चलिए शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइएगा, और पेज नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 39। बोलते फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इस बार आपको खुला छोड़ दिया, कहीं नहीं बोला कि कहाँ से कहाँ तक बनाना है। एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का भी फिगर्स दे दिया है, एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स का भी फिगर दे दिया है। अब हमारे ऊपर छोड़ दिया है कि हमें क्या करना है, बट हम लोग एकदम श्योर है अपने माइंड को लेके कि हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट अकाउंट से शुरू करेंगे एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स में ख़त्म करेंगे, ठीक है? तो हेडिंग क्या लिखे सर? वो क्या लिखा है, प्रिपेयर अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैं भी वही लिखूंगा, मेरे को भी उससे ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, तो हम लोग वही लिखेंगे जो वो लिख के दिया है क्वेश्चन में। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट of profit as per cost records and financial records. Reconciliation statement of profit as per cost records and financial records. कॉस्ट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के बीच में रिकंसिलिएशन दिखाना है हमें। सेम फॉर्मेट रेडी करो, पर्टिकुलर्स रुपीस ये पार्ट डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ऊपर क्या लिख रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट जल्दी से देख के बताओ कौन सा लिखना है हमें, 40,600 से शुरू करेंगे या 39,540 से शुरू करेंगे? सर एकदम हम लोग क्लियर है इस मैटर पे, 39,540 रुपीज़ से शुरू करेंगे प्रॉफिट, कोई डाउट नहीं है। थैंक यू, कोई डाउट नहीं है देन थैंक यू। ऐड कितने ट्रांजैक्शंस हैं? सर ट्रांजैक्शंस हैं 1 2 3 4 5 6, तो 3 लाइन दोनों में मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है? शुरू करेंगे क्लोजिंग स्टॉक से शुरू करें या कोई एक्सपेंस से शुरू करें? बताओ, कोई एक्सपेंस से शुरू करते हैं? हाँ, स्टॉक्स एडजस्टमेंट्स छोड़ देते हैं, या फिर कैसे शुरू करोगे बोलो? नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा? बताओ, कैसे भी शुरू कर सकते हो, जैसे मन वैसे। ऊपर से नीचे चले तो ऊपर से नीचे चलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक से शुरू करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक देखो क्या है। अच्छा, मैं वापस से वही बना देता हूँ नीचे एक तुम लोग के लिए, ड्राफ्ट, कॉस्टिंग पीएल, फाइनेंशियल पीएल। ये सिर्फ समझने के लिए, ठीक है? एग्जाम में ये दरकार नहीं है जो मैं नीचे बना रहा हूँ, ये सिर्फ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारा क्लैरिटी और बेटर हो, मैं सिर्फ इसके लिए बना रहा हूँ और कोई इसका सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है? चलो अब हम और उतना नहीं लिख रहे, अब सिर्फ इतना लिख दे रहे हैं, टू नेट प्रॉफिट
बाकी तुम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक सर 8160 दिया हुआ है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में। ओके सर, मैं यहाँ 8160 लिख रहा हूँ एक बार ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है सर 8560। सर मेरा प्रॉफिट कॉस्ट रिकॉर्ड्स में बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, सिर्फ इतना बताइएगा मेरे को। सर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में मेरा प्रॉफिट है 8160, कॉस्ट रिकॉर्ड्स में मेरा प्रॉफिट है 8560। मतलब सर 400 रुपया से कॉस्टिंग पीएल में प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। नहीं, क्रेडिट साइड में जो भी लिखोगे उससे क्या होता है, इनकम बढ़ता है ना। अरे दिस इज द क्रेडिट साइड ना, दिस इज द डेबिट साइड। तो क्रेडिट साइड में जो भी लिखते हो उससे क्या होता है, इनकम बढ़ता है। तो सर 400 रुपया से 400 रुपया का डिफरेंस है ना, देख लो 8560 8160 एकदम 400 रुपीज का डिफरेंस है। तो उससे मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। तो मेरा यहाँ पे 400 रुपया सर प्रॉफिट बढ़ा के है, तो मेरे को नॉर्मल करना है सर। मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ से यहाँ पहुँचना है, यही तो करना है ना। कॉस्ट रिकॉर्ड से कहाँ पहुँचना है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में। तो हमको क्या करना होगा सर, 8560 से मतलब प्रॉफिट से 400 रुपया घटा देना चाहिए, तब हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो सर लिखेंगे ना लेस के कॉलम में, क्या लिखेंगे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक्स इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स, ठीक है। हम लोग कितना होगा फिगर, माइनस करके लिख दो 8560 minus 8160, this will be 400 rupees। परफेक्ट, रेडी। अच्छा ये थोड़ा रुपीस ज़्यादा इधर हो गया ना, बड़ा सेंटेंस के चक्कर में। हाँ यही लग रहा था मेरे को। अच्छा इसको यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। गंदा हो गया ना, सुंदर से बना रहे थे। अच्छा वाला लाइन खींचे क्या, देखो 1 मिनट दो तब, अच्छा वाला ही लाइन खींच देते हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना, उसमें कितना गंदा लग रहा था। तो स्ट्रेट लाइन भी खींचा जा सकता है, इससे कोई चाप नहीं है। खींच रहे हैं तो पूरा अच्छे से टाइम पास करें। कितना सही लग रहा है ना, ये हुआ। ये लड़की लोग का पूरा एकदम एक्सपर्टाइज है इसमें। इसमें क्या है, लड़की लोग एकदम पूरा ऐसे ही, हम तो एक ही कलर यूज़ किया, लड़की लोग रेड ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज सब लिखती है। चलो कोई बात नहीं, अच्छा लिखती है, हम लोग भी कुछ सीखें उन लोग से। 39,540, 400 यहाँ लिख दिए, काम खत्म। नेक्स्ट आइटम में चल रहा है अब, टाइम पास बंद। नेक्स्ट आइटम क्या चलेगा बोलो, फैक्ट्री एक्सपेंस। चलो फैक्ट्री एक्सपेंस हमको खुद से करके बताओ क्या सिचुएशन है। फैक्ट्री एक्सपेंस 24,260 रहे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में। तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ना मतलब ये वाला, तो एक्सपेंस तो यहाँ आते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 24,260। यहाँ कितना लिखा हुआ है कॉस्ट रिकॉर्ड्स में, 21,000 रुपया लिखा हुआ है ना, 21,000, 24,260। और यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्ट्री, ये दोनों क्या है, फैक्ट्री एक्सपेंस। हमको बताओ क्या होगा खुद से, हम और इसमें तुमको हेल्प नहीं करेंगे, ये तुमको आना चाहिए। सोचो, ये तुमको आना चाहिए। कर पाया? सिंपल सा लॉजिक क्या था सर? सर देखिए यहाँ पे मेरा कॉस्ट रिकॉर्ड्स में मेरा क्या है, खर्चा कम लिखा हुआ है। फाइनेंस में मेरा खर्चा ज़्यादा लिखा हुआ है और कॉस्ट में मेरा खर्चा कम लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब, अगर खर्चा मैंने यहाँ डेबिट साइड में कम लिखा है तो ये जो प्रॉफिट था, जो जीपी ऊपर में आता था सबसे ऊपर, ठीक है, जो जीपी आता था, ये प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, राइट। अगर मैं वहाँ खर्चा एज इट इज़ लिख देता जितना 24,260 है, तो मेरा प्रॉफिट और क्या होता, कम हो जाता। तो यानी हम लोग को कम करना है प्रॉफिट, ये तो पहले समझ में आ गया। तो सर हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे सर, यहाँ हम लोग लिखेंगे अंडर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंस, अंडर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंसेस। कितना सर, 24,260 यहाँ पे था,
हम लोग को 21,000 रुपये ही सिर्फ लेना चाहिए था, तो यानी 3260 रुपया अंडर रिकवरी हुआ। रेडी? क्लियर हुआ कि नहीं बात? हम लोग को कॉस्ट रिकॉर्ड से ही चलना है, ठीक है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स में कम हो रहा है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स की वजह से प्रॉफिट बढ़ रहा है तो घटा दीजिए, कॉस्ट रिकॉर्ड्स की वजह से प्रॉफिट कम रहा है तो बढ़ा दीजिए, सिंपल सा बात है, ठीक है। अभी तक दोनों जो आया था इससे कॉस्ट रिकॉर्ड्स में प्रॉफिट बढ़ी हुई थी, तो अब हम लोग क्या किए, कमा दिए इसको। एक और ट्रांजैक्शन मैं दिखाता हूँ, ट्राई करिए खुद से करने का। ऑफिस एक्सपेंस, ये तो मैं ऑफिस एक्सपेंस एकदम नहीं करने वाला हूँ, अगर ये भी आप नहीं समझ पा रहे हो तो ये चैप्टर ही बंद कर देना पड़ेगा। हाँ नहीं सर इतना तो हम लोग को आता ही है क्या, ऑफिस एक्सपेंस कैसे कोई नहीं कर पाएगा। लिख के दो मेरे को, ऑफिस एक्सपेंस कहाँ लिख के दोगे, ऑफिस एक्सपेंस कहाँ लिख के दोगे सर? यहाँ पे है 10,680, थोड़ा दिन तक ऐसे करो लिख के दोनों तरफ, और उसके बाद अपने आप सेट हो जाएगा तुम्हारा। और सर कॉस्ट रिकॉर्ड्स में है 10,000, लो पूरा पिक्चर बना दिया, डेटा बना दिया, अब तो कर दो यार। क्या कॉस्ट रिकॉर्ड्स में क्या कम लिखा है ना खर्चा, तो प्रॉफिट वापस से बढ़ा हुआ है, यानी हम लोगों को क्या कर देना चाहिए, कमा देना चाहिए सर। सेम स्टेटमेंट, अंडर रिकवरी ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस। सर कितना माइनस कितना, 10,680 माइनस 10,000, 10,680 माइनस 10,000 दैट इज 680। नेक्स्ट चले, सेलिंग एक्सपेंसेस, प्लीज़ ट्राई करिए। एक्सपेंस वाला ही आ रहा है जितना ट्राई करिए, इनकम वाला कुछ आएगा फिर मैं सिखाऊंगा। एक्सपेंस वाला तो अब सिखा दिया ना, क्या सिखाऊंगा, स्टॉक सिखा दिया, एक्सपेंस सिखा दिया, इसमें और एक ही चीज़ बचा इनकम, वो आपको मैं अभी सिखा दूंगा थोड़ी देर में। चलो हमको करके दो। सेलिंग एक्सपेंस का क्या करूं सर, 14,200 दिया हुआ इधर फाइनेंशियल वाला में, यहाँ लिखा हुआ है 14,200 सेलिंग एक्सपेंसेस, और सेलिंग एक्सपेंसेस यहाँ दिया हुआ है सर 15,000, यानी इस बार कॉस्टिंग पीएल में एक्सपेंस ज़्यादा लिख दिया है, तो यानी क्या हो गया, इसकी वजह से प्रॉफिट कम आ गया है, तो हम लोगों को क्या कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। ओवर रिकवरी ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस। अब समझ में आ रहा होगा, ग्रिप आ गया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। उल्टा लिखना, 15,000 माइनस 14,200, ऐसे नेगेटिव नहीं लिखते हम लोग कभी, ये ऐसे हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सर, ये हो गया सेलिंग एक्सपेंस हो गया। डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस है, तो नॉर्मली ट्रीट करके दीजिए उसे। डेप्रिसिएशन का क्या करेंगे हम लोग, मैं इसको अब एक बार मिटा दे रहा हूँ ताकि हम लोग और नीचे यूज़ कर पाएँ। तो टू डेप्रिसिएशन फाइनेंशियल वाला डेप्रिसिएशन है 2,200 रुपया सर, यहाँ पे है सर 1,600 रुपया। अब बताइए, खर्चा यहाँ कम लिखा हुआ है, प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो क्या करना चाहिए, घटा देना चाहिए या बढ़ा देना चाहिए, घटा देना चाहिए ना, वेरी गुड। अंडर चार्ज रिकवरी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, चार्ज लिखते हैं हमेशा डेप्रिसिएशन में। अंडर चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आएगा सर, 2,200 माइनस 1,600, 600 रुपया आएगा, 600 रुपया। डन। अब आखिरी आइटम है रेंट रिसीव्ड। अब बताओ, या तो नीचे वाला फॉर्मेट खराब हो जाएगा जो कि हम लोग होने नहीं देंगे, और या तो हम लोग ऊपर लिखना पड़ेगा। बताओ, जगह शॉर्टेज है। रेंट रिसीव्ड, अच्छा जगह के लिए कहीं भी मत पुट कर देना, अगर नीचे होगा तो हम लोग और जगह निकाल लेंगे, बट देखते हैं पहले क्या होगा। रेंट रिसीव्ड क्या होता है, इनकम होता है, इनकम मतलब क्रेडिट साइड। तो रेंट रिसीव्ड यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 5200, 5200। सर यहाँ पे रेंट रिसीव्ड कितना लिखा हुआ है, 0, यानी कॉस्ट रिकॉर्ड्स में प्रॉफिट कम होके रखा है। अरे फाइनेंशियल में 5200 लिख दिया ना, तो कॉस्ट में तो 0 लिखा हुआ है, तो यानी इसकी वजह से क्या हुआ है, प्रॉफिट कम है कॉस्टिंग पीएल में, तो हम लोगों को क्या कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। देखो, रेंट रिसीव्ड not considered in cost accounts, not considered in cost accounts.
5200 दैट इज 5200 माइनस 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5200। तो इन कॉलम में 2 आइटम था, दोनों ऐड करके आएगा 6000, ये दोनों मिला के हो जाएगा 45,540। ठीक है, इधर वाला ओरली नहीं कैलकुलेट होगा, ऐड करना पड़ेगा, कैलकुलेटर निकालो, खुद से भी ऐड करते चले यार, हाँ छापना मत खाली। और जो नहीं आए वो पूछ लेना सबसे पहले, व्हाट्सएप कॉल कुछ भी करो, पूछो जो भी नहीं समझ में आए। जनरली तो आ जाना चाहिए, पेशेंटली काफ़ी करा रहे तो आ जाना चाहिए। 4940 माइनस 45540 40,600 मैच कर गया ना, रिकनसाइल हो गया 40,600, यही तो चाहिए था। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। सो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आ गया, डन। आराम से कॉपी करो, कोई हड़बड़ी नहीं है, लो आराम से कॉपी करो। हुआ कॉपी? मस्त चैप्टर है लेकिन इजी स्कोरिंग, सिर्फ हल्का सा कॉन्सेप्ट समझा, काम खत्म। अच्छा, तो हम लोग इनकम के बारे में सीख लिया ना, एक्सपेंस के बारे में सीख लिया, एसेट लाइबिलिटी आता नहीं है, ओवर रिकवरी अंडर रिकवरी ये सब सीख लिया, मोस्ट प्रोबेबली एवरीथिंग इज डन। ठीक है, अब तो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस आएंगे, आपको उसको उस हिसाब से एलोकेट करना पड़ेगा। बट ये मत सोच लेना सर खत्म हो गया क्या, नहीं सर, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कोई चांस ही नहीं है। इस रिकंसिलेशन में भी एक स्टाइलिश रिकंसिलेशन आता है, वो भी मैं अभी सिखाऊंगा थोड़ी देर में। पहले इसके कुछ होमवर्क्स लिखो आप लोग, वरना खुद से प्रैक्टिस अगर कुछ भी नहीं करेगा तो होगा नहीं। ठीक, थोड़ा लंबा वाला सम्स देते हैं, वो सिर्फ सम्स देखने में लंबा है, आइटम्स वही रहेगा, इनकम या फिर एक्सपेंस, ओवर रिकवरी अंडर रिकवरी या स्टॉक। ठीक है, 4 ही चीज़ बेसिकली सीखना है इसमें, एक इनकम सीखना है, एक्सपेंस सीखना है, ओवर और अंडर रिकवरी सीखना है, और क्या सीखना है सर हमको, ओवर रिकवरी हो गया, अंडर रिकवरी हो गया, और स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक या फिर ओपनिंग स्टॉक का ओवर या अंडर वैल्यूएशन। बस ये आइटम्स ही आएगा डिफरेंट फॉर्म में, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी ये सब देगा तो ये सब क्या है सर, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस के कैटेगरी में आ गया। तो जैसे एक्सपेंस का ट्रीटमेंट किया वही ट्रीटमेंट आपको अप्लाई करना है। कॉपी कर लो जो कॉपी कर रहा था, मैं होमवर्क देता हूँ आपको। जिसको दिक्कत होगा वो दोनों कॉस्टिंग बीएल फाइनेंशियल पे बना के करेगा, उसका एकदम 100% राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 7 करना, क्वेश्चन 7 बहुत सारे आइटम्स है तो अच्छा से प्रैक्टिस भी हो जाएगा। क्वेश्चन 8 सिमिलर टाइप का है, अभी जो हम लोग किए, दोनों टाइप का हम लोग कर लिए और दोनों टाइप का होमवर्क भी दिया आपको।
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन नंबर 11। ये दो जो टाइप का भी हम लोग सम्स की, ये पूरा सिर्फ उसी दो टाइप के ऊपर बेस्ड है, और कुछ भी सम्स मैंने नहीं बोला। ये आप कर लिए तो आपका ये बेस जो रिकंसिलेशन वाला जो काम था वो कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब एक क्या होता है ना, लेजर के साथ रिकंसिलेशन देता है, लेजर के साथ रिकंसिलेशन। बोले सर लेजर के साथ रिकंसिलेशन बोले तो कराते हैं, अभी कॉपी कर लो, शुरू करते लेजर के साथ रिकंसिलेशन। करें शुरू, लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छा सम्स है इसमें, बहुत अच्छा सम्स है। सबसे छोटा चैप्टर है बट इतना वैरायटी है इस चैप्टर में, मज़ा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ, अच्छे से क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देख रहे इतना लेजर वाला सम्स बना के दिया, लेकिन है ये 5 मार्क्स का, तो इसीलिए ज़्यादा उत्साहित मत हो जाना कि सर हम लोग को तो आ गया, बहुत मार्क्स आ गए। ये सब 5 मार्क्स का ये आएगा, और 3 मार्क्स का आपको या 5 मार्क्स का एक थ्योरी का क्वेश्चन दे देता है इसमें। क्योंकि आदमी क्या समझता है, फिर दिन रात देखता है बेटा रिकंसिलेशन ही प्रैक्टिस करे, सर इजी है ना, तो हम दिन रात रिकंसिलेशन ही प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा कोई मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ लिया, काम खत्म, दैट्स इट। 5 मार्क्स के लिए उतना ही हम लोग वेटेज दे सकते हैं उसको। और देखो 5 मार्क्स तो श्योर शॉट है ना, तो हम लोग को श्योर शॉट 5 मार्क्स लेना है, कहीं भी इसमें मार्क्स कटने का कोई स्कोप हमको नज़र नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 40, ठीक है, पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 5। आओ देखें क्या है इसके अंदर। सर इसमें बोला है कि द ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट ऑफ एबी, ट्रेडिंग पीएल दिया, अभी तक हम लोग को डायरेक्टली कॉस्ट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दे रहा था, ट्रेडिंग पीएल दिया है। ट्रेडिंग पीएल मतलब क्या होता है सर, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। अभी तक हम लोग ट्रेडिंग पीएल कहाँ बनाते हैं जीवन में, फाइनेंशियल अकाउंट्स में, तो ये हम लोग को क्या दे दिया है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ठीक है, एक जीपीएनपी वाला हम लोग दिया, तब से जो हम लोग बना के दिखा रहे थे वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे दे दिया। बोलता द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज अवेलेबल फॉर द कॉस्ट अकाउंट्स, बोलता कॉस्ट अकाउंट्स के लिए नीचे एडजस्टमेंट्स दे दिए हैं। ठीक है, तो यानी ऊपर में दे दिया फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और हम लोग को नीचे दे दिया कॉस्ट रिकॉर्ड्स। बोलता है यू आर एंड में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू रिकंसाइल द प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद दैट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स। मैंने बोला था ना आपको, कभी कभी ऐसा होगा जब आपको फाइनेंशियल से कॉस्ट जाना मजबूरन हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन का डिमांड है ना, यू आर रिक्वायर्ड टू, अगर ऐसा बोलता ना खाली रिकंसाइल, खत्म। कहाँ से बोला है, रिकंसाइल द प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स विद दैट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स, मतलब हमको फाइनेंशियल से जाके कहाँ खत्म करना है, कॉस्ट अकाउंट्स में खत्म करना है। तो चलो लिखते हैं, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट showing profit as per फाइनेंशियल से जाना कहाँ पे है, कॉस्ट अकाउंट्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे सम नंबर 1 में लिखे थे एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, वहाँ पे क्या था एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, क्योंकि हम लोग कॉस्ट से फाइनेंशियल में जा रहे थे। ठीक, क्लियर। तो अब जो जो कीज किए थे सोचना उसका उल्टा है, ठीक है। अब उल्टा सीधा में मत जाओ, हम नॉर्मली सिखा रहे हैं, एकदम नॉर्मली फील लेके करो, हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा मे भी कंफ्यूजिंग लगे क्योंकि अभी जस्ट हम लोग सीधा वाला सीख के आए हैं, लेकिन फिर भी हो जाएगा मेरे हिसाब से। पेशेंटली करना, सुनना मेरा बात, काम खत्म। और क्या करते हो बोलो, सर घर में बैठ के कोई काम है नहीं, आपका बात ही सुन लेते 1-2 बार, वीडियो एक बार देखे नहीं समझ में आया दोबारा देख लिया, एक बार में समझ में आ गया तो क्या करें, डिलीट कर देंगे? नहीं, डिलीट नहीं, 3-4 बार जो उसमें ऑप्शन दिया हुआ है देखने का, वो रिवीजन के लिए दिया हुआ है, एग्जाम के लिए भी काम आएगा, तो डिलीट नहीं करना।
चलो शुरू कहाँ से करेंगे इस बार? सर शुरू तो हम लोग को सबको पता है सर, क्योंकि कॉस्ट अकाउंट्स में खत्म करना है तो हम लोग शुरू ऑब्वियसली सर प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट से ही शुरू करेंगे। तो सर हम लोग प्रॉफिट एज पर लिखेंगे क्या? फाइनेंशियल अकाउंट्स। कितना प्रॉफिट लिखेंगे सर? सर 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 नेट प्रॉफिट देख लो एकदम एंड में है, कितना दिया हुआ है? 31,000। मिल गया ना सबको ये फिगर? जिसको नहीं मिला वो हमको बता दो, जिसको मिल गया गिव अ थम्स अप कि हाँ सर मिल गया 31,000, नो प्रॉब्लम सर। इसमें एकदम नॉर्मली, हाँ उल्टा सीधा कुछ नहीं, भूल जाओ सब जो पढ़ा अभी तक। तो पढ़ाई क्यों? चलो पहले एडजस्टमेंट। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज अवेलेबल फॉर द कॉस्ट अकाउंट्स। पॉइंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट अकाउंट्स में कितना दे रहे बॉस? 4,000। अगर हम वापस से एक बार तुमको बना के दे दे वाला कॉस्टिंग पीएल, फाइनेंशियल पीएल, ठीक है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है बॉस? 2,000। यहाँ पे कितना दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो क्रेडिट साइड में ही आता है। सॉरी 3,000 नहीं, 4,000। ये तो समझ में आ गया ना क्रेडिट में क्यों लिखा? क्लोजिंग स्टॉक है सर, क्रेडिट में ही आता है, तो हम लोग को ये पता है। अब ये सिचुएशन देखो कि क्या हो रहा है कि 2,000 इधर है, 4,000 इधर है, तो यानी हम लोग कौन सा बना रहे हैं? हम लोग सर फाइनेंशियल अकाउंट से शुरू किए हैं। फाइनेंशियल अकाउंट से शुरू किए हैं तो अब हम हर चीज फाइनेंशियल अकाउंट से बात करेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंट में कम है या बेसी है। तो फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट कम है या बेसी है? तुम बताओ। क्रेडिट साइड में सर 2,000 कम लिखा हुआ है, तो क्रेडिट में अगर 2,000 कम लिखा हुआ है यानी प्रॉफिट घटा हुआ है, हम लोग को क्या करना चाहिए सर? बढ़ा देना चाहिए। रेडी? समझा बात? हम लोग को क्या करना चाहिए? बढ़ा देना चाहिए। एड क्या लिखेंगे हम लोग इसमें? अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कहाँ पे? फाइनेंशियल अकाउंट्स। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। 4,000 माइनस 2,000, तो सर ये 2,000 रुपया एड बैक हो गया, ठीक है। इससे प्रॉफिट बढ़ा देना चाहिए था, बढ़ा दिया। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वाज अप्लाइड 150% ऑन डायरेक्ट वेजेस। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वाज अप्लाइड 150% ऑन डायरेक्ट वेजेस। अप्लाइड का मतलब क्या होता है? अप्लाइड वर्ड यूज हो रहा है फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक। तो हम लोग चलो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट वेजेस है कितना। डायरेक्ट वेजेस है सर 20,000। कैलकुलेटर निकाल लो सर, पीएल में देख लेना, पीएल में डायरेक्ट वेजेस कितना है? 20,000। अच्छा हम लोग एंट्री किसका कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, बट हमको उसका कनेक्शन दिया डायरेक्ट वेजेस के साथ। तो हम एकदम सिंपल सा पहले क्या किए, चुपचाप गए फाइनेंशियल अकाउंट्स में जाके देखें डायरेक्ट वेजेस मेरा सर कितना? 20,000। मैंने कैलकुलेटर पे लिखा 20,000। बोलते डायरेक्ट वेजेस का 150% अगर करोगे ना तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट अकाउंट का आंसर आ जाएगा, हाँ या ना? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट अकाउंट का आंसर आ जाएगा। तो सर 150% करो इंटू 150 बाई 100, सर मेरा आंसर आ रहा है 30,000। 30,000 रुपया मेरा क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का आंसर है 30,000 कॉस्टिंग पीएल में, ठीक है। सर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड फाइनेंशियल पीएल में कितना दिया हुआ है? सर वो तो डायरेक्टली दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 24,000 मिला, 24,000 ये सर डायरेक्टली दिया हुआ है। अब जैसे कंपेयर किया था ना पहले वाला सब में, कंपेयर कर ले, इतना सही तो है लेजर का काम, और क्या है, कंपेयर कर ले। क्या करना चाहिए देखो, ऐड में लिखना चाहिए या लेस में लिखना चाहिए। देखो अब हम लोग कैसे कंपेयर कर रहे हैं? फाइनेंशियल का होके बात कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग फाइनेंशियल से स्टार्ट किए हैं। तो सर यहाँ पे ज्यादा खर्चा लिखा है, यहाँ पे कम खर्चा लिखा है। सर अगर हम फाइनेंशियल में कम खर्चा लिख के रखा है तो यानी जो मेरा नेट प्रॉफिट है वो बढ़ा हुआ है, यानी ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है 31,000 ये बढ़ा हुआ है, तो हमको क्या करना चाहिए सर? इसको घटा देना चाहिए। क्लियर, एकदम इजी। इसलिए बोलता है लिख लिख के करो, 2 लाइन मैंने छोड़ दिया इसके लिए। लेस में लिखेंगे क्या? लिखो अंडरस्टेटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, अंडरस्टेटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ था, मैंने उसे कम करा दिया। मैं क्या करूंगा इधर? अच्छा ये सब तुम लोग कैलकुलेटर में किए, तो यहाँ पे भी तो लिख के दिखाना होगा। कैसे लिख के दिखाएंगे? सर डायरेक्ट वेजेस था 20,000, इसका कर दीजिए 150%, यही तो हम लोग किए थे, और इसमें से घटा दीजिए जो एक्चुअल में था, तो यानी हो जाएगा 30,000 माइनस 24,000, दैट इज 6,000। क्लियर और नॉट? यहाँ तक समझ में आया? ग्रेट। चलो नेक्स्ट। अच्छा कॉपी करते करते अगर जो समझने की कोशिश कर रहा है ना वो गंदगी कर रहा है, क्योंकि मैं कॉपी करने का एकदम टाइम देता हूँ लास्ट में,
डोंट बी ओवर स्मार्ट, एकदम आराम से बैठ के करो, पॉज करके भी तुम लोग आराम से लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, आराम से बैठ कॉपी करते करते मत लिखो, गंदा एटीट्यूड है। जहाँ मैं बोलता हूँ जिस बड़ा बड़ा सम रहता है, जहाँ कॉपी करने रहता है करना, मैकेनिकल सम्स होता है जैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, वहाँ कॉपी कर भी सकते थे लिखते लिखते, लेकिन यहाँ पे तो समझने का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना, ध्यान रखना इस बात को। चलो, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वर 10% ऑन सेल्स। क्या बोलता है? एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वर 10% ऑन सेल्स। तुम लोग देख रहा होगा कॉमा देके 2 आइटम कवर कर लिया। हमको 2 आइटम कैसे पता चला आपको सर? बिकॉज 2 आइटम पीएल में भी तो दिया हुआ है। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस अलग दिया हुआ है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस अलग दिया हुआ है, तो हमको जब 2 आइटम पीएल में दिया हुआ है तो हमको ट्रीटमेंट भी उसी तरह करना पड़ेगा। तो चलो वापस से हम लोग अपना एकदम बोलते हैं ना बेसिक वाला तरीका से करेंगे। इधर इसको थोड़ा लंबा कर दिया मैंने। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस यहाँ कितना दिया हुआ है कॉस्टिंग पीएल में? फाइनेंशियल का तो मेरे को पता ही है ना, तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बेटा यहाँ पे है 10,000 और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस यहाँ है 16,000। ये 2 आइटम मेरे को यहाँ डायरेक्टली दिया हुआ है। हमको क्या करना है सर? हमको ये करना है कि कॉस्ट अकाउंट्स में कितना होना चाहिए। कॉस्ट अकाउंट्स में ये लोग बोल रहे हैं 10% ऑन सेल्स, तो सेल्स का 10%, 1,43,000 का 10% निकाल लो, 143,000 इंटू 10%। अच्छा, ये कैसे किया था हम लोग? 20,000 का 150%। सब मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ ताकि घर में जब रिवाइज वापस से करो तो दिक्कत ना हो। सर यहाँ पे 14,300 आएगा, तो सर सेलिंग एक्सपेंस कितना होगा? सर वही तो है, दोनों 10% करके बोल रहा है, तो ये भी 14,300 आएगा। रेडी? मैंने आपको दोनों डेटा दे दिया। अब पिछले सम जैसे कर लो, कंपेयर कर लो, कम कहाँ है, बेसिक कहाँ है, ज़्यादा। बस बात किसकी तरफ से कर रहा है? फाइनेंशियल की तरफ से बात करना है, तो उस हिसाब से बात करना, ठीक है? चलो बात करके बताओ क्या होना चाहिए। आओ पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की तरह नहीं है क्या? सर पीएल में कम लिखा हुआ है, कॉस्ट में ज़्यादा लिखा हुआ है, तो हम लोग को पीएल में अगर कम लिखा हुआ है, फाइनेंशियल पीएल में अगर कम लिखा हुआ है, तो इसकी वजह से हम लोग का क्या है? प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो हमको क्या करना चाहिए? घटा देना चाहिए। तो सेम लाइन इसकी तरह अंडरस्टेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा इधर? बोलो ना भाई। 14,300 माइनस 10,000। अच्छा, प्रोवाइडेड वर्किंग मैंने नीचे कर दिया, वो आप थोड़ा सा इसको दिखा देना। कैसे दिखाएं? अब कोई दिक्कत नहीं, 1 0 इंटू 10%, ठीक है, समझ गया ना? चलो एक बार तुम लोग समझ जाओ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4,300। और सर सेलिंग एक्सपेंस में देखो तो उल्टा हो गया ना सर, 16,000 यहाँ पे है और 14,300 यहाँ पे है, तो यानी एक्सपेंस ज़्यादा दिखाया हुआ है यहाँ पे, एक्सपेंस ज़्यादा दिखाया हुआ है, तो प्रॉफिट कम होके रखा हुआ है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? बढ़ा देना चाहिए। ओवरस्टेटेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, मैं यहाँ पूरा दिखाता हूँ, देखो कैसे। 1,43 इंटू 10% माइनस क्या था? 16,000, पूरा दिखा दिया, ठीक है? बस थोड़ा सा वो पहले और वो बाद में, 16,000 माइनस वो होना चाहिए था, नेगेटिव हो जाएगा नहीं तो, हाँ उसको ध्यान में रखना। तो ये यहाँ लिखना है, ये यहाँ लिखना है, माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? सेम आएगा ना? नहीं, थोड़ा अलग आएगा। 16,000 माइनस 14,300, 1,700 रुपये आ रहा है। कैलकुलेटर पे अपना करना, हाँ जो हम लिखते हो राइट हो भी सकता, रॉन्ग भी हो सकता है। तो 1,700 हम लोग लिख दिया अपना, मेरा काम खत्म। 2 आइटम्स डन इधर, 2 आइटम्स डन इधर। कुछ बचा है? हाँ सर, एक आइटम और बचा हुआ है, डेप्रिसिएशन बचा हुआ है। डेप्रिसिएशन चार्ज 2,400 रुपये, तो वापस से हम वही करेंगे अपना नॉर्मल वाला काम। यहाँ भी डेप्रिसिएशन लिखेंगे 2,400, सारा एक्सपेंस है ना, ये सारा तो एक्सपेंस कैटेगरी के हो गए हैं। डेप्रिसिएशन तो सेम तो ट्रीटमेंट होगा, बस कंपेयर कर लो, कम बेसिक। यहाँ से ओहो, यहाँ पे तो 2,000 है, पीएल में 2,000 लिखा हुआ है और कॉस्ट अकाउंट में बोलता है चार्ज 2,400। वही सेम कहानी, 2,000 है, यहाँ पे एक्सपेंस आपने कम लिख के रखा फाइनेंशियल पीएल में, तो यानी आपका प्रॉफिट क्या हो गया? कमा हुआ है या बढ़ा हुआ है? सर मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, बिकॉज एक्सपेंस कमा के लिखे हो आप, ठीक है? तो आपको क्या करना चाहिए? प्रॉफिट लेस कर देना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन अंडरस्टेटेड कितना लिखूं?
2400 माइनस 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 2400 रुपये। चलो क्लियर हुआ ना पूरा बात अच्छे से एकदम। अब ऐड लेस कर लो, आंसर आ जाएगा 3700 और इधर का क्या आएगा 10,700। फाइनल आंसर 34,700 माइनस 10,700 24,000 24,000। अच्छा ये वाला ऐसा रिकन्सिलेशन है जहाँ आप आंसर मैच नहीं करा सकते राइट, क्योंकि आपको कॉस्ट अकाउंट्स का तो प्रॉफिट दिया हुआ नहीं था, तो आपको आंसर निकालना पड़ा इसमें। ठीक है चलो देखो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। आराम से कॉपी करो, अब हड़बड़ी नहीं, अब करो ना कॉपी, इतना टाइम तो दिया है, अब करो कॉपी, जितना कॉपी करना है। तुम लोग क्या है एग्जाम का रिहर्सल अभी से शुरू कर देता, अभी से सर छापने का एकदम प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम तक पूरा एकदम पुख्ता हो जाएंगे छापने में राइट। कॉपी करो जल्दी से, इस टाइप का भी एक होमवर्क देना चाहिए। हो गया कॉपी, ये लो नीचे वाला भी कॉपी कर लो। नीचे वाला ना क्या है, ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं है ठीक है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन यहीं तक खत्म हो जाता है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग सेल्फ के लिए ठीक है, खुद के लिए। कभी भी सोल्यूशन में मत घुसेड़ देना उसे, खेला हो जाएगा आपके साथ। एग्जामिनर बोलेगा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने आए हो कि एग्ज़ाम देने आए हो। हाँ होमवर्क का नंबर लिखो, क्वेश्चन नंबर 10 ठीक है, सेम ये लेजर वाला जो रिकन्सिल लेजर के साथ जो रिकन्सिल करने वाला उस टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। कोई डाउट होगा मेरे से पूछ लेना ठीक है, होमवर्क वगैरह में कोई भी डाउट हो पूछ के क्लियर करके होमवर्क्स किया करो। ओके जनरली होमवर्क्स करने का चीज़ है, सो छोड़ने का चीज़ नहीं। नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का एक क्लास और लगेगा, इसमें ख़त्म नहीं हुआ है। तुम सोचेगा कि सम्स तो कम ही बचा है लेकिन बड़ा वाला सम्स है, तो मेरे को एक क्लास और लगेगा इसमें, जिसमें हम लोग एक जर्नल एंट्री का सम्स करेंगे और एक वो लेजर वाला जो बड़ा वाला सम्स है वो करेंगे। वो जनरली आता नहीं है लेकिन हम लोग करेंगे ठीक है, हम लोग अपना प्रिपेयर करके जाएंगे, कोई हड़बड़ी है नहीं, बहुत टाइम है अभी हम लोग का, पूरा साल पड़ा हुआ है ठीक है। चलो अच्छे से पढ़ो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।